नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय जैसलमेर से आप सभी का ज्ञान सुधा सक्सेस साथी चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चैनल उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान की पहल पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर द्वारा ऐसे विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। इसी दृष्टि से आज हम रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाम है भूषण और मतीराम। इन दोनों कवियों के विषय में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा आज हम करेंगे। और खास करके ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी साहित्य में नेट की या कॉलेज लेक्चरर की या स्कूल लेक्चरर यानी फर्स्ट ग्रेड टीचर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का वीडियो उपयोगी हो, ऐसी मेरी मंशा है। और इसीलिए इन परीक्षाओं में इन दो कवियों के संबंध में जितने भी तथ्य पूछे गए हैं या पंक्तियां पूछी गई है या प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी की चर्चा आज के वीडियो में होगी। इस चैनल पर रीतिकाल पर पहले भी 2 वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। उनमें हमने पढ़ा है कि रीतिकाल में कवियों की 3 श्रेणियां रही है, या यूँ कह सकते हैं कि उनके लेखन के आधार पर उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: रीतिबद्ध, रीतिमुक्त तथा रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध कवि वे हैं जो किसी न किसी रीति से बंधे हुए हैं। रीतिबद्ध काव्य से तात्पर्य है लक्षण ग्रंथ, अर्थात काव्यांगों का लक्षण देकर उनके उदाहरण स्वरूप रचित काव्य ही रीतिबद्ध काव्य कहलाया। दूसरा प्रकार है रीतिमुक्त। रीति या बाह्य बंधनों से मुक्त काव्य जो था, या इसे हम स्वच्छंदतावादी काव्य भी कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रीतिमुक्त काव्य से अभिप्राय वह काव्य है जो सभी प्रकार के रीति बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद आधार पर रचित है, जिसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। तीसरा वर्ग है रीतिसिद्ध कवियों का। रीतिसिद्ध कवि वे हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों को आधार तो नहीं बनाया, परंतु इसमें लक्षण ग्रंथों का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। कहने का तात्पर्य है किसी रीति का अनुसरण तो नहीं कर रहे, परंतु इनके काव्य में रीति स्वयं सिद्ध हो जाती है। अब आते हैं तीनों ही प्रकार के कवियों के नामों पर। सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो रीतिबद्ध और रीतिमुक्त कवियों के बारे में ही पूछे गए हैं। नेट की परीक्षा में रीतिबद्ध कवियों में क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सबसे पहले जन्म के आधार पर आप कवियों का क्रम में बैठाएं। तो यहाँ पर जिस क्रम में प्रस्तुत किया जा रहा है ये जन्म के आधार पर ही है। आप इनको इसी प्रकार से याद भी कर सकते हैं। रीतिकालीन रीतिबद्ध कवियों में सबसे उम्र में जो सबसे बड़े हैं वे हैं केशव, जिनका जन्म 1560 ईस्वी में होता है। दूसरे स्थान पर आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी, 1609 ईस्वी में इनका जन्म है। फिर है इन्हीं के भाई भूषण, जिनका जन्म सन 1613 में। फिर मतीराम, जो चिंतामणि और भूषण के भाई हैं, जिनका जन्म है सन 1617 ईस्वी। इनके बाद आते हैं कविवर देव, जिनका जन्म सन 1673 ईस्वी में। फिर रसलीन कवि, जन्म 1699 ईस्वी। फिर कवि गोप, सन 1716 ईस्वी। और अंत में आते हैं पद्माकर कवि, सन 1753 ईस्वी। तो ये जो क्रम आपके सामने दिया जा रहा है ये जन्म के आधार पर ही है। दूसरी जो श्रेणी है वह रीतिमुक्त कवियों की है। इन सबसे वयोवृद्ध कवि जो हैं वे हैं घनानंद, जिनका जन्म सन 1690 ईस्वी में हुआ है। आलम और बोधा के जन्म के विषय में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। फिर आते हैं कवि ठाकुर, जिनका जन्म सन 1766 ईस्वी में होता है। और अंत में है कवि द्विजदेव, जिनका जन्म सन 1820 ईस्वी हमें प्राप्त होता है। तीसरी जो श्रेणी है वह है रीतिसिद्ध कवियों की। सबसे प्रथम स्थान कह लीजिए या सबसे प्रसिद्ध स्थान कह लीजिए, बिहारी लाल का आता है। कवि बिहारी जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में है, इसलिए ये जन्म के आधार पर भी रीतिसिद्ध कवियों में सबसे प्रथम स्थान पर है और प्रसिद्धि के आधार पर भी। दूसरे स्थान पर आते हैं कवि वृंद, जिनका जन्म सन 1643 ईस्वी में हुआ है। नृपशंभु तीसरे स्थान पर हैं सन 1657 ईस्वी में। चौथे स्थान पर है नेवाज कवि, सन 1680 ईस्वी में। और अंतिम स्थान पर है पजनेश कवि, सन 1815 ईस्वी में। इस प्रकार से क्रम आधारित जो प्रश्न आएंगे उनको आसानी से कर सकेंगे। इसके साथ ही
यदि सवाल इस प्रकार से भी आते हैं कि निम्न में से कौन सा कवि रीतिबद्ध है, या कौन सा कवि रीति मुक्त है, या कौन सा कवि रीति सिद्ध है, तो उस तरह के प्रश्न भी आते हैं। वो भी आप इन कवियों के नाम याद करके आसानी से कर सकते हैं। अब आइए आगे हम बात करते हैं दो प्रसिद्ध कवियों की, भूषण और मतीराम की। वैसे ये 4 भाई थे, भूषण, चिंतामणि, मतीराम और जटाशंकर या नीलकंठ 2 नाम मिलते हैं, लेकिन संख्या इन भाइयों की 4 ही मिलती है। जटाशंकर या नीलकंठ के कवित्व जीवन के बारे में या उनके साहित्यिक जीवन के बारे में कहीं सुनने को नहीं मिलता, इसलिए हम 3 प्रसिद्ध नामों को ही याद करते हैं, भूषण, चिंतामणि और मतीराम। यहाँ पर जो चिंतामणि हैं वे चारों भाइयों में सबसे बड़े हैं। चारों का ही जन्म तिकवापुर कानपुर में हुआ है। चारों में सबसे बड़े हैं चिंतामणि, सन 1609 ईस्वी में जिनका जन्म है। दूसरे स्थान पर हैं कवि भूषण, जिनका जन्म सन 1613 ईस्वी में हुआ है। और तीसरे स्थान पर आते हैं कवि मतीराम, जिनका जन्म 1617 ईस्वी में हुआ है। रीतिकाल में हम कुछ ही कवियों के नाम ऐसे सुनते हैं जिन्होंने वीर रस पर लिखा है, भूषण, सूदन और लाल कवि। ये रीतिबद्ध काव्य धारा के वीर रस पे लिखने वाले प्रसिद्ध कवि हैं कविवर भूषण, जिनको राष्ट्रीय चेतना का कवि भी माना जाता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है कि रीति काल में राष्ट्रीय चेतना के कवि निम्न में से कौन से हैं। 4 नाम दे दिए जिनमें एक नाम भूषण है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये राष्ट्रीय चेतना के कवि हैं। दूसरी बात यह है कि इनके मूल नाम का पता किसी भी ग्रंथ में नहीं दिया गया। भूषण जो है इनका मूल नाम नहीं था, इनकी उपाधि थी और बाद में इनको इसी नाम से जाना गया। और ये भूषण उपाधि देने वाले थे चित्रकूट के राजा सोलंकी रुद्र, और ये बात इन्होंने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में लिखी है। तो दोनों ही प्रकार से सवाल बनता है कि कौन से ग्रंथ में इनके बारे में इस तरह की जानकारी है, या उनको भूषण की उपाधि देने वाले कौन से राजा थे। एक और बात इनके बारे में इतिहास में प्रसिद्ध है कि इनकी पालकी को कंधा लगाने वाले राजा थे छत्रसाल बुंदेला। ये एक ऐसे कवि थे जिनको राज दरबार में इतना सम्मान था कि स्वयं राजा इनकी पालकी को कंधा लगाने आए थे। और इसी पर इन्होंने एक उक्ति भी कही थी कि सिवा को बखानों की, बखानो छत्रसाल को। इनका जितना भी काव्य है उनके प्रमुख नायक शिवाजी और महाराजा छत्रसाल हैं, तो इन दोनों पर इनकी रचनाएं भी लिखी गई है, जिसको भी हम याद करेंगे। वैसे तो ये कई राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन इनके मन के अनुकूल जो आश्रयदाता थे वे थे छत्रपति शिवाजी, और दूसरा नाम था महाराजा छत्रसाल, जिनकी वीरता से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में इनके द्वारा रचित 6 ग्रंथों की चर्चा होती है, जिनमें उपलब्ध केवल 3 ग्रंथ हैं। पहला नाम है शिवराज भूषण। जो शिवराज भूषण है वो एक प्रकार का अलंकार ग्रंथ है, जिसमें 105 अलंकारों का वर्णन किया हुआ है, और इसका आधार ग्रंथ जो है वो जयदेव द्वारा रचित चंद्रालोक है। और ये तीनों ही बातों पर आधारित प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न ये है कि भूषण द्वारा निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ है, या ये पूछा जाता है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है, या शिवराज भूषण का आधार ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है। तो इन तीनों ही प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर है, अलंकार ग्रंथ है, और 105 अलंकारों का वर्णन इसमें है, और इसका जो उपजीव्य है यानी आधार ग्रंथ है वह जयदेव रचित चंद्रालोक है। दूसरा इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो उपलब्ध है वह है शिवा बावनी, जिसमें इन्होंने शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। क्योंकि इनके प्रमुख नायक थे, इनकी वीरता का प्रभाव इनके ऊपर था, तो उनके ऊपर इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वह शिवा बावनी। वैसे शिवराज भूषण और शिवा बावनी नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, इसलिए विद्यार्थी कई बार भ्रम की स्थिति में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शिवाजी के जीवन पर लिखा गया जो ग्रंथ है वह शिवा बावनी है, न कि शिवराज भूषण। तीसरा ग्रंथ जो इन्होंने छत्रसाल की वीरता का वर्णन करते हुए लिखा था उसका नाम है छत्रसाल दशक। ये 2 ही इनके नायक हैं जिन्हें आधार मानकर भूषण ने वीर रस से ओतप्रोत यानी वीरता परक रचनाएं लिखी है। ग्रंथ और ऐसे हैं जिनके बारे में परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों भूषण द्वारा रचित है। हालांकि ये अनुपलब्ध है, लेकिन अन्य ग्रंथों में भूषण द्वारा स्वयं इनकी चर्चा की गई है, इसलिए ये 3 नाम भी आपके द्वारा याद किए जाने बहुत जरूरी है। भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूषण उल्लास, ये 3 नाम, ये तीनों ग्रंथ जो है कविवर भूषण द्वारा रचित हैं, तो आपको नाम देख के अंदाजा लग जाएगा। एक इनके बारे में खास बात जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलती है, इनके द्वारा एक नवीन अलंकार की उद्भावना की गई थी, और वह अलंकार था भाविक छवि अलंकार,
जिसे संस्कृत से आदृत माना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में भाविक नाम का एक अलंकार था और ये उसी का परिवर्धित रूप जो है वो भूषण द्वारा भाविक छवि नाम से किया गया है। आगे बात करते हैं, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ पंक्तियां देख करके भी प्रश्न आते हैं इस कवि के ऊपर। तो सबसे प्रसिद्ध जो रामचंद्र शुक्ल का कथन इनके बारे में है वो भाविक अलंकार के संबंध में ही है कि भाविक का संबंध कालगत दूरी से है और इनका देशगत से, बस इतना ही अंतर है। यानी संस्कृत ग्रंथ में जो अलंकार का वर्णन है उसकी बात यहाँ हो रही है, जिसका परिवर्धित रूप जो भूषण के काव्य में देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा हो रही है कि भाविक का संबंध कालगत दूरी से है और इन्होंने जिस भाविक छवि का वर्णन किया है वह देशगत दूरी से उसका वर्णन है। दोनों में बस इतने अंतर है, बाकी बिल्कुल एक जैसा है। ये कथन रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है और वो भूषण के विषय में कहा गया है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से बनता है, ये कथन देखकर ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया यह कथन किस कवि के विषय में है। तो आपको पता होना चाहिए कि भूषण की बात यहाँ हो रही है। बाद में जो पंक्तियां दी गई है ये भूषण के काव्य से ही ली गई है और इन पंक्तियों को देखकर परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो कुछ पंक्तियां तो ऐसी है जो आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये भूषण द्वारा ही रचित हो सकती है। जैसे पहली पंक्ति दे रखी है, शिवा को बखानों के बखानो छत्रसाल को। यहाँ पर शिवाजी और छत्रसाल दोनों का वर्णन कर रहे हैं और ऐसा वर्णन करने वाले रीतिकाल में कवि भूषण ही है। अगली पंक्ति है, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती है, विजय ने डोलाती थी वह विजय ने डोलाती है। इस तरह की पंक्ति ये भी भूषण की है। अगली पंक्ति है, त्यो मलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। ये पंक्ति तो आरपीएससी के परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। इंद्र जिमी जंब पर बांडव सुअंब पर रावण सदंब पर रघुकुल राज है। ये भी शिवाजी का वर्णन करते हुए इन्होंने पंक्ति लिखी थी। दारा की न दौरे है रार नहीं खजुबे की। अगली पंक्ति जो है, भुज 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 भुजगेश की बैसंगिनी भुजंगिनी सी खेदी खेदी खाई दी दारू न दलन की। ये शिवाजी की तलवार का वर्णन हो रहा है और कविवर भूषण द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार पंक्तियां देखकर भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी हम किसी कवि को आपको पढ़ाते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो परीक्षाओं में आई है वो सभी आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो इनको आप याद करने का प्रयास करें। बात करते हैं दूसरे कवि मतीराम की। मतीराम आचार्य और कवि चिंतामणि त्रिपाठी एवं भूषण के भाई थे, जिनका इस बात का उल्लेख ये वंश भास्कर और तजकरी सर्व आज़ाद हिंदी नामक 2 ग्रंथों में हुआ है। इनका जन्म भी तिकवापुर कानपुर में ही हुआ था, सन 1617 ईस्वी में हुआ था। इनकी 4 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती है। पहली है फूल मंजरी। ऐसा माना जाता है कि फूल मंजरी की रचना इन्होंने जहांगीर के आश्रय में रह करके लिखी थी और उस वक्त ये 18 साल के थे। तो इस आधार पर इस ग्रंथ का रचना काल जो है वो 1635 ईस्वी माना जाता है। इसका नाम फूल मंजरी है। इसके प्रत्येक दोहे में एक फूल का नाम है और जो कि फूल का नाम श्लेषार्थ में एक नायिका का नाम, यानी नायिका भेद जिस प्रकार से किए जा सकते हैं, तो श्लेषार्थ में जो फूल का नाम है वो नायिका का नाम है यहाँ पे। तो इसी में इनकी जन्मतिथि का भी उल्लेख इन्होंने किया है। दूसरी जो कृति है वह है ललित ललाम, जिसकी रचना सन 1661 से लेकर के 64 ईस्वी के बीच में मानी जाती है। यह भी अलंकार ग्रंथ है और इसका आधार ग्रंथ रसमंजरी जो भानुदत्त द्वारा रचित है और दूसरी है बरवे नायिका भेद जो रहीम जी द्वारा रचित है, वह माने जाते हैं। यानी इसके 2 उपजीव्य है, एक तो रसमंजरी और दूसरा है बरवे नायिका भेद। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि ललित ललाम नामक ग्रंथ किस कवि द्वारा रचित है, या यह किस प्रकार का ग्रंथ है, या फिर इसके उपजीव्य या आधार ग्रंथ कौन कौन से ग्रंथ हैं। यह ग्रंथ बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रह करके इन्होंने लिखा है। अगला जो इनका ग्रंथ है वह है रसराज, जो उनकी प्रसिद्धि का मूलाधार रहा, जिसका रचना काल सन 1633 ईस्वी से लेकर के 43 ईस्वी है। यह इन्होंने किसी के आश्रय में रह करके नहीं रची है, यह इनकी स्वतंत्र रचना है और यह रसिक जनों का कंठहार बनी। इसलिए ये पंक्ति भी बहुत बार पूछी गई है कि मतीराम की कौन सी रचना रसिक जन का कंठहार बनी है, और इस आधार पर इनकी प्रसिद्धि का मूलाधार भी यही ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार रस और नायिका भेद का वर्णन है। चौथा इनका जो ग्रंथ उपलब्ध है और प्रामाणिक माना जाता है वह है मतीराम सतसई।
जो कि सन 1643 ईस्वी के आसपास बिहारी सतसई की प्रेरणा के आधार पर लिखी गई थी और इसका संकलन किन्हीं भूप भोगनाथ नामक कवि के लिए किया गया था। तो ये 4 प्रमुख ग्रंथ जो इनके बारे में पूछे जाते हैं मतीराम के बारे में, वह है फूल मंजरी, ललित ललाम, रसराज और मतीराम सतसई। कई बार ऐसा भी प्रश्न आया है परीक्षा में कि निम्न में से कौन से कवि द्वारा सतसई नहीं लिखी गई है, उसमें 4 नाम दे दिए और उसमें मतीराम का नाम भी दे दिया। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि बिहारी के अलावा मतीराम ने भी सतसई की रचना की है। अब आगे है इनके द्वारा वे पंक्तियां जिन पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। शुक्ल जी ने इनकी बहुत प्रशंसा की है और इनके बारे में कहा है कि इनके भाव व्यंजक व्यापारों की श्रृंखला सीधी और सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं है। ये रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो मतीराम को प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़कर किसी और कवि में मतीराम किसी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती, ऐसा कहकर इनकी प्रशंसा करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी ने जिस प्रकार का मजाक किया है वैसा मजाक मतीराम के काव्य में नहीं मिलता। इनकी भाषा सीधी सादी सरल है, चक्करदार नहीं है। यानी यदि हम रामचंद्र शुक्ल का वर्णन इनके बारे में सुने तो इन्होंने पद्माकर से और बिहारी से दोनों से ही तुलना में इनको श्रेष्ठ कवि बताया है। इनके बारे में यह भी कहा है कि भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। इनका सच्चा कवि हृदय है। शुक्ल जी ने इनको और घनानंद जी जो कि रीतिमुक्त कवि हैं, इन दोनों को सच्चा हृदय कवि कहा है। उनको प्रेम के पीर का कवि कहा है और इनका सच्चा हृदय कवि कहा है। तो ऐसी पंक्तियां कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए। आगे की जो 2 पंक्तियां हैं ये इन्हीं के काव्य ग्रंथों से ली गई है जो परीक्षाओं में पूछी जाती है पंक्ति दे करके कि प्रस्तुत पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। तो पहली पंक्ति है, कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति आंगन चारु गौराई। ये पंक्ति मतीराम के ग्रंथ से उठाई गई है। दूसरी है, वे वनमाल हिये लागिए अरु वे मुरली अधरा रस पीजे। इस प्रकार का सुंदर वर्णन जो है वो मतीराम द्वारा किया गया है। हम देखते हैं कि रीति ग्रंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ चलती और स्वाभाविक भाषा बहुत ही कम कवियों में मिलती है। इनके जैसी रस स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत कम कवियों में ऐसी भाषा मिलती है। इस तरह की भाषा सामान्यतः आपको जो मिलेगी वह रीति मुक्त कवियों में अवश्य मिलेगी। तो ये था 2 कवियों का प्रमुख वर्णन और इनके द्वारा कुछ पंक्तियां जो परीक्षाओं में पूछी गई है। आप इसकी तैयारी करें और इस संबंध में जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।